वाली आपा, स्पुतनिक वाली आपा ने रॉयल पैलेस में फ्लैट खरीद ली एक बच्चों को खून पी कर। Hello guys, myself Zakaria. So today we will talk with Dr. Ali sir who cracked his FMJ exam with outstanding score of 182. And surprising thing is that without any subscription, without any coaching, and his source of study was Purnat. First of all, congratulations to you and your family for your biggest achievement. दिल से मुबारकबाद आपको भैया, बहुत खुशी हुई हमें जैसे ही रिजल्ट देखे ना हमने आपका जलालाबाद के इंस्टाग्राम पेज में आपका जो फोटो आया था 182 मार्क्स थे, तो बहुत खुशी हुई भैया। थैंक यू जकरिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को भी बहुत वेट था, इंतजार था, उम्मीदें थी मुझसे भी कि भैया आपका तो होना चाहिए और निकलना चाहिए। तो उसी उम्मीद दुआ भी काम आई सबकी, सबका प्यार दुआ, बहुत अच्छे से एग्जाम भी आया, रिजल्ट भी अच्छा हुआ। सबसे पहले भैया जब आप लिस्ट में आपका नाम चेक कर रहे थे तब आपके माइंड में क्या चल रहा था? लिस्ट में नाम से पहले तो ये था कि मैं जस्ट सो रहा था तो कॉल आया। मोस्टली जो मैसेज आते हैं ना व्हाट्सएप पे, फिर तो आपको एकदम से इतना सारे मैसेज आ जाए, देन यू रियलाइज हाँ कुछ तो हुआ है। ये सब नॉर्मल तो नहीं है। फिर वही कॉल सबका आया तो मैंने सबसे पहले, आप ढूंढते हो कि भाई एडमिट कार्ड कहाँ है, जो वो 20 दिन पहले कहीं छुपा के रखा था ना, उसको उठा के लाओ। फिर उस एडमिट कार्ड को ढूंढते हो, फिर उसमें वो जो लिस्ट आती है, पीडीएफ आती है, उसमें जब आप वो 10 जो डिजिट्स है ना, वो जो टाइप करते टाइम जो पल्पिटेशन होता है, लगता है कि दिल बाहर ही आ जाएगा निकल के। ये सही है, हमें भी वो एक्सपीरियंस करना है बहुत ही ज्यादा। लेकिन फिर जब आप देखते हो ऊपर भी पूरा एकदम से फेल मोस्टली ऐसा दिखता है, लेकिन फिर ऊपर वाली की दुआ से सब जैसे ही दिखा, हाँ 182, वाह शांति मिली। वो जो हार्ट बीट हाई थी वो कंट्रोल होती है, फिर आप फैमिली को बताते हो, वो लोग और भी ज्यादा खुश होते हैं, उनको उम्मीदें थी। फिर आप जैसे भाई अपने सब लोग सबकी दुआ बहुत अच्छे से काम आई। वही है, एग्जाम में दुआ अच्छी लग गई सबको। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे ही आपको हुआ तो आप कॉन्फिडेंशियल थे या फिर रीस्टार्ट का प्लानिंग था आपके माइंड पे? देखिए जकरिया, कॉन्फिडेंस तो ऐसा है कि पढ़ाई करते समय ही आपको लग जाता है कि नहीं हाँ हो जाना चाहिए जिस हिसाब से तैयारी चल रही है। फिर दूसरा एग्जाम देने के बाद तो लगता है ये सबको हाँ एकदम सही हुआ होगा। फिर थर्ड जब दोस्त डिस्कस करते हैं कि उसका आंसर वो था, तब कहते हो अरे ये तो वो गलत हो गया। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आप रिकॉल सेशन देखते हो, रिकॉल सेशन भी वही स्टार्ट करते हो जैसे ऑप्स गायनी अच्छी हुई थी और सब मोस्टली सब्जेक्ट बढ़िया भी है गायनो, तो आप रिकॉल सबसे पहले उसका ही देखते हो। जब उसमें मार्क्स हाँ आपको दिखते हैं कि चलो ठीक है इसमें सही हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे और इंक्रीज करते हो, फिर और सब्जेक्ट्स के। तो रिकॉल सेशन के बाद लग गया था हाँ, काउंटिंग ये थी कि 150 बस हो जाने चाहिए, तो 150 हो गए थे, तो वो था। लेकिन फिर भी कितना भी कॉन्फिडेंस हो 99.99 रहता है, लेकिन 0.01% फिर भी रहता है कि यार पता नहीं क्या हो जाए, तो ऐसा डर रहता है। सही है भैया, बट हाँ कॉन्फिडेंस था। तो भैया कहना इन द सेंस ऐसा है ना कि मतलब कि कॉलेज में जब डिग्री मिलने से पहले कॉलेज में आपने कितने सब्जेक्ट कंप्लीट किए, तो यहाँ से जाने के बाद में जैसे कि रैपिड रिवीजन ही किए हो या कुछ सब्जेक्ट बाकी थे आपके? देखिए वहां से आने से पहले ऐसा था कि अपनी जो एमसीआई की क्लासेस हुई थी वो 15 सब्जेक्ट्स की वहीं हो गई थी, तो ऑफ कोर्स वो वहां पढ़ लिए थे और वो लेक्चर भी अटेंड किए, क्योंकि मेरा प्राइमरी सोर्स अपने लेक्चर ही थे, एमसीआई लेक्चर ही थे, उसके अलावा मतलब कुछ नहीं था, तो वही प्राइमरी सोर्स थे। फिर आप यहाँ आते हो तब आपने थोड़ा बहुत रिवीजन भी नहीं होता है। अब 20 जुलाई को मैं यहाँ आया था, इंडिया वापस आया था। फिर मैंने अपना फर्स्ट जो जीटी था तो वो आप देते हो, फिर आप अपने आप को एनालाइज करते हो। मेन क्या था, 19 सब्जेक्ट हो गए थे ऑल ओवर, मतलब 19 सब्जेक्ट यहाँ आने से पहले हो गए थे। बट वही था कि आपने रिवाइज नहीं किए थे। जो सब्जेक्ट आपके सितंबर में अक्टूबर में हो गए थे, फिजियोलॉजी हो गई थी, बायोकेमिस्ट्री, अब उनको रिवाइज नहीं किया था ना, तो मेन कंटेंट यही था कि उनको कैसे कलेक्ट करना है फिर से। वो रैपिड रिवीजन से भी नहीं आने के थे, क्योंकि वही नोट्स फिर से रिवाइज करना, तो नोट्स जो थे उनको ज्यादा रिवाइज करने में ज्यादा बेस्ट था, क्योंकि रैपिड रिवीजन का कोई ऐसा एफएमजी क्लासेस का वो कुछ सोर्स भी नहीं है कि अब वो टीचर को फास्ट करके देख लो। तो वही जो नोट्स थे बस उनको फिर से रिवाइज किया, कलेक्ट किया, रिकॉल किया। तो भैया फिर जैसा कि आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लिए थे आपने, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस या फिर ग्रैंड टेस्ट की प्रैक्टिस वगैरह कैसे की हो आप? देखिए एमसीक्यूज का ऐसा है कि जैसे मैं यहाँ पे आया
तो सबसे पहले मैंने FMG सॉल्यूशन जो अपनी बुक है वो मैंने जाकर के यहाँ से लिया, और बस मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि जो भी इसमें MCQs हैं और उसमें 8000 के प्लस थोड़े बहुत 100-200 ऊपर हैं, इतने MCQs थे और उसमें एक्सप्लेनेशन भी बहुत बेस्ट था। तो वो एक तरीके से समरी का मेरा काम किया और वही पूरा मतलब कि एकदम से जान डाल दिया इस पूरी तैयारी में, और उनको टॉपिक बाय टॉपिक वहीं से FMG सॉल्यूशन से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, फिर उस सब्जेक्ट में टॉपिक बाय टॉपिक उनकी समरी को रिवाइज किया। और मतलब ऐसे ये MCQs करते टाइम भी ऐसा था कि ये नहीं कि उनको बस जस्ट कर दिया, एक रजिस्टर था उस पे नंबरिंग करके लिखे थे कि हाँ ठीक है, अगर लेट्स सपोज जैसे बायोकेमिस्ट्री के अगर कर रहे हैं तो अमाइनो एसिड टॉपिक है, अगर उसमें 60 MCQs हैं तो 60 तक नंबरिंग एक रजिस्टर में कर लिया, उसके ऊपर अमाइनो एसिड लिख लिया। फिर उसमें देखा कितने गलत हुए, तो जो गलत हुए जब आप नेक्स्ट जब रिवीजन करोगे FMG सॉल्यूशन का, तो उसमें जो क्वेश्चन गलत हुए होंगे उन पे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि जो सही हो गए वो तो सही हो गए, बट जो गलत हुए उनको दोबारा देखने के लिए तो वो भी ज्यादा इफेक्टिव था। मेन यही था कि मेरा मेन जो कंटेंट जो था वो नोट्स पे था, लिखित मतलब कि रिटन था, हैंड रिटन था, जो भी था हैंड रिटन था, तो उससे मेमोरी थोड़ा सा मेरी ज्यादा मतलब कि इफेक्ट करती है, क्योंकि फाइन मोटर टच सब कुछ उससे आता है, मतलब हाँ फील करते हो कि यार पेज पलट रहे हो, मतलब अच्छा लगता है भैया। तो अभी जो दोस्तों से और खुद का भी एक्सपीरियंस ये रहा है कि मतलब कि जो प्लान बनाते हैं उसमें 100% उतर नहीं पाते, 90% 80% भी नहीं उतर पाते, मतलब 60-70 में रह जाता है। देखिए एक्चुअली में ये है कि जो स्ट्रेटजी जो हम बनाते हैं वो इतना 100% क्या 90-80% भी कम ही हो पाता है। मेन बात ये होती है कि आप क्यूरियस हो जाते हो, मतलब कि उसको लेकर के सिंसियर हो गए ना, तो बाय नेचुरल मतलब कि आपका हर चीज वो एक होता जाएगा, भले थोड़ा सा लेट हो, तो आप अपने जो भी स्ट्रेटजी आपने बनाई, जैसे मेरा था कि मैं FMG सॉल्यूशन जो बुक है वो अपनी अक्टूबर तक लास्ट तक खत्म कर लूंगा, लेकिन फिर वही है वो 15 दिन उधर लेट चला गया। तो इतना मार्जिन लेके चलना है, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने ले लिया कि हाँ ठीक है ये इस डेट तक खत्म हो जाएगा, तो आप अपना गैप एक बना लो, मार्जिन बना लो कि हाँ ठीक है 1-2 दिन या 3-4 दिन या मुझे 1 सप्ताह लग सकता है ये चीज एक्स्ट्रा पहुंचने में, तो वो एक्सटेंड कर जाती है, ऐसी बात एक्सटेंड कर जाती है, लेकिन ये नॉर्मल है, हम लोग भी तो इंसान ही हैं यार। ऐसी कौन सी चीजें जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रखती थी, मतलब कि तो जो फैमिली को जो साथ में रहते हैं तो उनको जो देख के मोटिवेशन आता है कि यार इन लोगों ने 5 साल इतना वेट किया, सब चीज पैसा वगैरह बहुत कुछ मतलब कि खर्च किया है, और फिर भी उनको उतनी उम्मीदें हैं, तो जो हर सुबह उठते ही जो उनको देखना, मतलब कि वो पेरेंट्स मम्मी पापा ही ज्यादा ही मोटिवेटेड थे, तो साथ में ही थे तो ज्यादा मोटिवेशन मिला। सही भैया। ओवरऑल 19 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मतलब कि वेटेज वाले सब्जेक्ट्स तो जैसे मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स-गाइन, फिर मींस इन द सेंस कि इसे मतलब हमने किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए? देखिए जैसे ये मेडिसिन है, सर्जरी है और गाइनो है, ये मैंने क्या किया था ना, जो MCI के लेक्चर्स थे उसी से ही बिल्कुल डायरेक्ट वहीं से ही उतना ही पढ़ा था। बट ये है कि आप ऑफ कोर्स आप अपनी नॉलेज को कहीं ना कहीं मतलब कि ऐड करना चाहोगे। अब जैसे मैं FMG सॉल्यूशन से MCQs कर रहा हूँ, कोई टॉपिक मेरा वीक है, मेरा मेडिसिन में, कार्डियो में, ECG बहुत वीक है, तो मैं उसको थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसको एग्जाम के मतलब कि लास्ट के समय कुछ ऐसे देख लिया जाएगा, पॉइंट अप देख लिए जाएंगे कि जो बस सेव कर ले, जान बचा ले। जैसे कि मैंने कार्डियो में बस एक ही ड्रग याद किया था PSVT में, जो एडिनोसिन था, और वो ऊपर वाली की दुआ से मतलब आ गया, तो बस वही था, मतलब यही था। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज थोड़ा सा दुआ भी सबकी रहती है, बिल्कुल भैया, लक तो चाहिए होता है, किस्मत की बात है। हाँ बिल्कुल भैया। तो यही है, आप मतलब कि जो भी ये सब्जेक्ट है, गाइनो है, सर्जरी है, इनका ये जो अपने MCI के लेक्चर्स हैं, इसमें क्या है ना, ये कंटेंट एकदम टू द पॉइंट रहता है, और इसको आप मल्टीपल टाइम्स इतनी बार रिवाइज कर लेते हो कि जब एग्जाम का लास्ट डे होगा भी ना, तो आप 3 से 4 घंटे में बस पेज पलटते जाओ, गाइनो एकदम से हो जाएगी। ऐसे ही होता है, कितना मल्टीपल एक्सपोजर हुआ है, मल्टीपल एक्सपोजर ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर ठीक है, अगर मुझे कोई एक टॉपिक पढ़ना है, अगर मैं उसमें 10 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है वो ऐसा 10 मिनट है, बट अगर मैं उसको 5 बार दूंगा, 5 टाइम्स अगर उसको एक्सपोज करूंगा 2 मिनट के लिए, तो वो ज्यादा है, थोड़ा सा इफेक्टिव रहेगा। भैया FMG सॉल्यूशन से कुछ क्वेश्चन PYQs रिपीट हुए हैं या कांसेप्ट रिपीट हुए हैं? देखिए PYQs तो ऑफ कोर्स वो टीचर तो वो सब डिस्कस करते हैं कि PYQ नहीं आए, PYT आए, बट ये है कि मेन क्या है ना कि आप रीड करते करते आपकी समरी उसमें FMG सॉल्यूशन में
जो एक्सप्लेनेशन रहता है वो उसको आप रीड करने के बाद एक आपके माइंड में कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है, मतलब ये नहीं तो ये है। बहुत सारे जब वहां पे एमसीक्यूज आप सॉल्व करोगे एग्जाम में, तो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ जो आपको आता है वहीं से होगा, आप एक्सक्लूड करोगे, आप कहोगे कि ये नहीं हो सकता है, हाँ ठीक है ये भी हो सकता है, तो कुछ ऐसा भी रहता है, गैस भी हो जाता है। सही है भैया। भैया एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, वो मेडिसिन के लिए बहुत परेशान है। जैसे कि पिछले 1-2 हफ्ते से हाँ मेडिसिन में सीबीएस में अटके हुए हैं कि पैथोलॉजी पढ़ना है या फिर फिजियो के साथ में, या माइक्रो कनेक्टिंग लिंकिंग बिटवीन है कि दोनों में। फिर इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप, मतलब कि मेडिसिन किस तरह से पढ़ना चाहिए? देखिए, लिंक लिंक जो होता है ना, ये हम लोग जब 4th ईयर में होते हैं, 3rd ईयर में होते हैं, उस समय ये कुछ ज्यादा ही रहता है कि हाँ ठीक है, एक सब्जेक्ट से लिंक करके पढ़ना चाहिए दूसरा। लेकिन जैसे ही आप फाइनल ईयर तक आओगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ यार सब्जेक्ट तो सारे पढ़ रखे हैं। फिर आप क्या करते हो, जैसे मेडिसिन थोड़ा सा हाई है, फिर आप मेडिसिन के बाद एक अच्छा सा, मतलब कि थोड़ा ऐसा क्यूट सा सब्जेक्ट रखते हो जो माइंड को रिलैक्स कर दे, तो ईएनटी कर लोगे। अभी ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओगे, आपने पैथो पढ़ लिया फिर उससे लिंक नहीं किया तो भूल जाओगे। और एकदम हर बार एक ही बार में ये चीजें नहीं आ जाती हैं, तो उसको क्या करना है, जैसे आप एक बार रीड करते हुए जा रहे हो, ठीक है, कोई टॉपिक नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ते हुए चले जाओ, फिर से दोबारा एक्सपोजर दोगे तो फिर आ जाएगा। एक ही बार में इतना ट्राई नहीं करना कि नहीं नहीं अभी याद करके ही हटना है। एक बार पढ़ो दोबारा पढ़ो, यही होता है। ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, ऑब्स, गायनो, सर्जरी, मेडिसिन, इनके जितने ज़्यादा बार आप एक्सपोज़र कर लो, मतलब जितनी ज़्यादा बार इनको रीड करोगे, जैसे अभी अपने एमसीआई वाले लेक्चर में जो सर पढ़ा के गए थे, तो उसमें आप उनके जो नोट्स हैं, उसको 5-6 बार भी पढ़ोगे ना, तो भी आपको लगेगा कि इसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ दिखेगी। तो इतना वो डीपली नॉलेज रहती है जो टीचर वहाँ पे 5-6 दिन में लिखाते हैं, जो भी अपना पूरा जो वो देते हैं 100% देते हैं, तो वो बहुत ही बेस्ट है। ये लाइफ सेविंग रहता है। इसके जलालाबाद में आपने कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करी? जैसा कि हमारी क्लासेस क्या बताए आपको, सुबह से लेकर शाम हो जा रही है भैया। ऊपर से विंटर में जो है दिन छोटे रात बड़ी, फिर पढ़ाई का शेड्यूल जम नहीं पा रहा है, तो कंसिस्टेंसी कैसे जमी रही है इसमें? कंसिस्टेंसी ऐसी है देखिए कि जैसे अपना जो थोड़ा सा हेडेक भी हो जाता है, ज़्यादा मतलब कि परेशानी भी होती है, बट ये है कि वो झेलना, मतलब वो सहना, वो ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। जब आप अपने मेन जब एग्ज़ाम लिखेंगे, एफएमजी में लिखेंगे, तो 1 से लेके जो 150 तक, जब वो लास्ट का जो जैसे जो क्लास में बुलाया जाता है ना, जब लास्ट की क्लास रहती है वो 4 बजे तक रहती है, तो फिर पूरा दिन थक गए, आप कहोगे अभी लंच भी नहीं हो पाया टाइम से, ये भी नहीं हो पाया, तो पूरा माइंड एकदम हेडेक हो जाता है, बॉडी भी लूज़ हो जाती है। सेम सिचुएशन वही हो जाती है जब आप पहले से ट्रेन 150 हो रहे हैं क्वेश्चन अपन के आस-पास, अपने विजन के लिए, पहले से ट्रेन हो 150, रहे हैं। हाँ, हाँ, ये आपके कहीं न कहीं ब्रेन में सबकॉन्शियस वो चल रहा है, मतलब कि आपको ब्रेन एक्टिव हो रहा है उतना, वो स्ट्रेस सहने के लिए, वो वहाँ पे एग्ज़ाम के, तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी बोल रहे हैं आराम से अपना करिए, उसको एक्सपोज़ होने दीजिए, वो आपको हेल्प करेगा, सब चीज़ें हेल्प करती हैं एग्ज़ाम में लास्ट में। ये नहीं है कि सिर्फ़ पढ़ाई ही करेगी, जो आपने वहाँ पे उठ के गए अपने हॉस्टल से गए, अब आप सो रहे थे और मॉर्निंग में 8 बजे एकदम से सर्दी में स्नो पड़ रही है, तो ये सब सब चीज़ काम आती है आपको, मतलब सब कि गॉस के एग्जाम के टाइम पे सारे बच्चे, हम जैसे कि फाइनल ईयर की तरफ जा रहे हैं, तो सब गॉस के एग्जाम के बारे में भी पूछ रहे हैं कि भैया गॉस का एग्जाम किसी देखिए का। देखिए गॉस एग्ज़ाम हुआ या जो अपने ईयरली ऑस्की एग्ज़ाम जो होते हैं, ये सारे बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट हैं। मेन बात क्या है कि वही वही सेम चीज़ है कि जो एक्सपोज़र जो होता है ना, कि क्लिनिकल वो टीचर अपने यहाँ पे ऑस्की में जो करवाते हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि वो आप एक्सपोज़ होते हो उससे बार-बार चीज़ से, अपने दिमाग को ट्रेन करते हो, उसको फ़ेस करते हो कि हाँ, क्या स्ट्रेस होगा जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने जब वहाँ मेन एग्ज़ाम के लिए बैठोगे जाकर के, जब मतलब कि कुछ नहीं होगा, बस आप ये देखते हो अपने पासपोर्ट में, अच्छा हाँ, वीज़ा की इतनी पर्ची लगी है ये पीछे, तो उनको काउंट करते हो वहाँ बैठ के। फिर देखते हो कि उसपे कुछ नोटिफ़िकेशन, इंडिकेशन भी लिखा होता है पासपोर्ट पे। तो उस टाइम जो स्ट्रेस जो हैंडल होता है, वो यही होता है जो बॉस के एग्ज़ाम से पहले, जब वो आप एंट्री होने से पहले आपका नंबर आने का वेट करते हो, टीचर अंदर बैठे होते हैं। स्ट्रेस मतलब कि वही है, बट हैंडल करने का तरीका जो है अलग-अलग है। सही है आप भैया। एग्ज़ाम में भी हैंडल उसी को करोगे और गॉस में भी करोगे और ऑस्की में भी करोगे। तो ये अच्छा है। सही है भैया, मतलब कि जासू की फैकल्टी भी पूरी अपने अपने लिए हेल्पफुल रही है, जैसे कि डॉक्टर कृष्णा सर, बिल्कुल, डॉक्टर रवि सर, और अपने बिल्कुल, बिल्कुल एमसीए और फैकल्टी भी, मतलब कि अपन सही जगह में थे और सही जगह में है। बस यही यही
और बाकी ड्रीम ब्रांच के लिए क्या आपके सजेशन रहेगा, मतलब कि आगे की प्लानिंग्स? ड्रीम ब्रांच तो अपने, मुझे तो अब न्यूरो निकालना है, तो सही है थोड़ा इंशाल्लाह सा ऊपर वाला मदद करे आपकी, और ऐसे ही इसी तरह आप प्लानिंग करके एक्शन लिए उसमें तो आपका विजन जरूर मिलेगा आपको। बिल्कुल, बस दुआ है आप लोगों की सबकी बस लगी रहे। और मैं भी अभी स्टडी तो स्टार्ट करनी है, ऐसा नहीं है एग्जाम निकल गया तो सब कुछ बंद हो गया। वही मैं अपने दोस्तों से भी बात कर रहा था जिसका एग्जाम नहीं निकला, तो मैं उनको बोल रहा था कि यार ये कोई ना यार, मतलब ऐसा होता है कभी कभी, बट ये है कि ऐसा नहीं कि स्टडी हमारी बिल्कुल बंद हो गई। अब स्टडी का फेस कैसा रहेगा, मतलब कि कैसे, अब कौन से स्टडी का सब्जेक्ट फेस ये है, अब तो बहुत आसान, मतलब कि अच्छा हो गया है कि अब मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया है कि मेरा वीक पॉइंट क्या क्या है। जैसे कि मेडिसिन में पता है मेरी कार्डियो वीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, अच्छे से 10 दिन दूंगा, आराम से कार्डियो रीड करूंगा। फिर उसके बाद ऑप्था मेरी वीक है, ऑप्था अच्छे से पढ़ूंगा। तो जो जो वीक पॉइंट हैं उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो आगे के एग्जाम में हेल्पफुल है। तो भैया जैसे कि मैंने अभी मेडिसिन स्टार्ट नहीं की है, तो पहले मेडिसिन में कार्डियक से स्टार्ट करना चाहिए या इंडो से या जीआईटी से स्टार्ट कर लेना चाहिए? देखिए, अगर आपको मेडिसिन स्टार्ट करना है तो अगर एमसीए क्लासेस अगर हो गई हैं तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहां तो डायरेक्टली आपको पढ़ाया जाएगा। बट आप कोशिश करिए, इतना नहीं है कि इसी से एंडोक्राइन ही पढ़ना है या न्यूरो ही पढ़ना है, कार्डियो भी। आप कोई भी, क्योंकि आपको बेसिक तो नॉलेज होगी ना, पैथो होगी, फार्मा होगी, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस एक बार ये है कि टीचर्स के रिकॉल सेशंस देख लीजिए जो अभी आ रहे हैं बच्चों के, फिर उसमें अपने आप को एनालाइज करिए कि हाँ मेरा कहाँ पे वीक पॉइंट है। आपके जूनियर्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप, क्या करना चाहिए, दो चीज नहीं करनी चाहिए हमें? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो जो गलतियां हैं वो भी मैं बता देता हूँ, 2-3 गलतियां मेरी भी हैं। मैंने क्या किया था ना कि वहां पे जो भी क्लासेस हो गई थी उनको उस टाइम तो रिवाइज कर लिया था, बट उसके बाद उनको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज नहीं किया, मतलब उनको इतना छोड़ ही दिया। जब मैं यहाँ वापस आया अगस्त में, 20 जुलाई के आसपास आया, तो जब मैंने उनको अगस्त में जब रिवाइज किया ना, तो जो 1 साल पढ़ाया हुआ था ना वो एकदम न्यू ही लग रहा था, बिल्कुल एकदम नया लग रहा था। तो इसी वजह से आपको रिवाइज करते रहना है बार बार, हर महीने या 2 महीने में जो पिछला पढ़ा दिया है उसको रिवाइज करते रहना है, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर दूसरा ये है कि एग्जाम के समय क्या गलती नहीं करनी है। तो एग्जाम के समय ये है कि सबसे पहले जैसे आपने जो भी आंसर मार्क कर दिया, पहली बार में आपने जो भी मार्क कर दिया और फिर आप दोबारा उसको देख रहे हो, मतलब रीचेक के समय, और पहली बार में भी आपने गैस ही किया था और दूसरी बार में भी आपको गैस ही करना है, तो फिर मत करिए, तो आंसर मत चेंज करिए, क्योंकि इससे मेरे 2-3 आंसर गलत हुए हैं। तो मुझे पता है, तो बिल्कुल चेंज नहीं करिए। अगर आप श्योर हैं 1% भी, अगर आपको श्योर है, करेक्ट आपको लगता है, तो आप आंसर चेंज करिए, नहीं तो उसी को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर तीसरी तो ये गलती है कि जैसे कि अगर आपने कोई भी आंसर उसमें गैस किया है, बट 99% आपने आंसर गेस किया है, बट 1% आपके दिमाग में कहीं उसका फैक्ट पड़ा है कि मैंने ये कहीं सुन रखा था, तो अगर वो सुन रखा है तो फैक्ट 1% काम कर जाएगा, 1% फैक्ट की तरफ ही जाइए और उस आंसर को मार्क कर दीजिए। गेस वाला 99% फिर वो इनकरेक्ट होने के चांस होते हैं। अगर गेस किया 99% वो इनकरेक्ट हो सकता है, लेकिन फैक्ट 1% करेक्ट हो सकता है। सही है भैया। भैया अब मतलब कि जब जैसे कि आप हो गए हो और भी दूसरे जो सीनियर्स हो गए हमारे, जिन्होंने सेल्फ करके निकाले हैं, मतलब इंडिया जाकर दिल्ली या फिर कहीं पे कोचिंग वगैरह नहीं ली है, तो अब कहीं ना कहीं दिमाग में ये थिंकिंग आ जाती है ना कि 50% के लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए, डिसीजन ही हार्ड हो गया हमारी। बहुत से बच्चे ऐसे जो सोच रहे हैं इस बारे में। देखिए, ऐसा है, जब मैं आया इंडिया, वापस आया 20 जुलाई को आया, तो मैंने 16 अगस्त को थोड़ा बहुत रिवाइज करके मैंने क्या किया, मैंने पहला अपना जीटी दिया, तो मार्क्स आए 120। तो अब ये पीक पॉइंट है, क्योंकि अब मैसेज भी आ रहे हैं, कोचिंग्स वाले बोल रहे हैं कि कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, बैच स्टार्ट हो रहे हैं। फिर आप अपने आप को कहीं ना कहीं आप कहते हो कि ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखते हो कि भाई मैं अगर एक बार रिवाइज करूंगा तो मार्क्स बढ़ेंगे। फिर जब आप एक पहला रिवीजन हो जाता है, तब आप उसको एग्जाम दोगे, फिर आपने जीटी लिखा तो मार्क्स है 136, फिर भी आप कहोगे यार पूरा एक बार पढ़ लिया, पूरा रिवाइज कर लिया, एफएमजी सॉल्यूशन भी लगा लिया, फिर भी 150 से कम है। देन आपको फिर रियलाइज होगा कि हाँ, क्योंकि कंसिस्टेंटली आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। फिर लास्ट के जो 2 महीने थे उसमें मैंने मॉक टेस्ट को दिया, हर संडे देता था और बिल्कुल रेगुलर 5 घंटे के लिए एकदम से। मॉक टेस्ट का सोर्स कौन ऐसा सा था नहीं भैया? कि
वो तो फ्री में मिल जाते हैं ऐसे ही पड़े टेलीग्राम रहते वाले? हैं। जो नहीं टेलीग्राम वाले नहीं, जो मॉक टेस्ट है अपना प्लेटर पे फ्री के है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उन्होंने हाँ हाँ, कंडक्ट भी सही कराए सही थे, है, जो स्पेशल टेस्ट 2 जो हर कराए मंथ थे। होते हैं। सही, ठीक है भैया, इनऑल लास्ट में थैंक यू सो मच आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए, और आगे जब इंटर्नशिप आपकी होंगी तब भी एक बार आपसे बात होंगी, तब भी आपसे जो है सलाह मशवरा लिया जाएगा। ठीक है भैया? ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू जकरिया सो मच, थैंक यू सो और मच अपने अपना इतना कीमती टाइम दिया नहीं लेक्चर्स भैया, के कीमती बाद। टाइम आपका है। ठीक और भैया, जूनियर्स को बस यही मैसेज है मेरा कि ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखो। ट्रस्ट इन योरसेल्फ सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप यहाँ आओगे तो अपने ऊपर भरोसा रखो, ट्रस्ट इन योरसेल्फ। और उसके बाद अपना जो तुमने नोट्स बनाया है उस पे ट्रस्ट करो, तो ट्रस्ट ऑन योर नोट्स। और तीसरा, जो आपके टीचर ने जो पढ़ाया, जो सामने लेक्चर में खड़ा टीचर जो बोल रहा है, ट्रस्ट ऑन योर टीचर। सही तो है ये भैया। तीनों हैं, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने नोट्स के ऊपर भरोसा रखो, अपने टीचर्स के ऊपर भरोसा रखो, ठीक और भैया। सब दुआ है लगी रहेगी, हम्म, और सबकी दुआ काम भी आती है। बस थैंक यू। बिल्कुल भैया।